लेक्चर में हम विस्तृत रूप से हर्मेनेटिक्स पर चर्चा करेंगे। इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे जो हमने पार्ट में पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो शुरू करते हैं। हर्मेनेटिक्स का एक इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि यह हमेशा से ही अस्तित्व में था या लोगों ने हमेशा से ही इसके बारे में सुनियोजित तरीके से सोचकर रखा था। हमने से कई लोग अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल के आलेख डे इंटरप्रिटेशन या ऑन इंटरप्रिटेशन के बारे में जानते होंगे। मेडिवल एज ऐसी व्याख्या से संबंधित आलेखों से भरा पड़ा है, लेकिन यह पर्टिकुलर वर्ड यानी कि शब्द विशेष हर्मेनेटिक्स हमेशा से ही अस्तित्व में नहीं था। यह इस विचार का होना कि हम किसी भी चीज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसे समझ पाने के लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम होना चाहिए। हर्मेनेटिक्स का विचार धर्म के क्षेत्र में सबसे पहले आया, विशेष रूप से क्रिश्चियन ट्रेडिशन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिश्चियन ट्रेडिशन से पहले हर्मेनेटिक्स का कोई इतिहास नहीं था। उसके शताब्दियों पहले भी टैलमुडिक विद्वता का इतिहास रहा है। इसकी प्रकृति मूल रूप से हर्मेनेटिक्स की ही थी, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में इसके उदय के पीछे जो एक महत्वपूर्ण कारण था वह था प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन यानी कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट। यहाँ यह समझने वाली बात है कि आप व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन के बारे में अपना दिमाग तब तक नहीं दौड़ाना चाहेंगे जब तक कि पहला अर्थ आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो जाए, यानी कि मीनिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो जाए, या अर्थ की निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ये एक कॉम्प्लेक्स चीज ना हो जाए। तब तक आप इंटरप्रिटेशन के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन क्या मीनिंग को समझना हमेशा से ही इतना इम्पोर्टेंट या इतना डिफिकल्ट था? अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो पोप या चर्च के बुजुर्गों द्वारा यदा कदा सुनाए जाने वाले धार्मिक ग्रंथों के बारे में किसी भी प्रकार के आदेश को लेकर कोई शंका या दुविधा नहीं रखते हैं और आपको बस बता दिया जाता है कि यही इसका अर्थ है, यही इसका मीनिंग है, और आप भी विश्वास कर लेते हैं, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन था, उस समय एक व्यक्ति के बाइबल के साथ पर्सनल रिलेशन यानी कि व्यक्तिगत संबंध के मुद्दे को लेकर एक प्रश्न खड़ा हुआ, और जब यह लगा कि बाइबल को लोकल चर्च मिनिस्टर्स की मदद के बिना समझना मुश्किल हो गया है, तब लोग इस प्रथा को लेकर चिंतित होने लगे। और चूंकि बाइबल एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, इसके उद्देश्य एवं अर्थ को समझना इस धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग इसे जानने के लिए उत्सुक होते हैं, क्योंकि एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ कोई भी बिना सिर पैर की उल्टी सीधी बात नहीं कह सकता। इसलिए जैसे जैसे प्रोटेस्टेंटिज्म बढ़ा, वैसे वैसे हर्मेनेटिक्स यानी कि व्याख्या शास्त्र की कला या विज्ञान को बढ़ावा मिला और लोग इंटरप्रिटेशन के ऊपर आलेख लिखने लगे, लेकिन यह हमेशा बाइबल के ही ऊपर होता था। दूसरे शब्दों में, हर्मेनेटिक्स की इस परंपरा में पहले रिलीजन आया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यानी कि संवैधानिक लोकतंत्र के विकास के साथ लोग एक राइटफुल सिटीजन होने यानी कि अधिकार पूर्ण नागरिक होने के नाते, या फिर एक ऐसे व्यक्ति होने के नाते जिसके पास मताधिकार यानी कि सफराज है, इसमें ज्यादा रुचि दिखाने लगे। उन्हें लगने लगा कि जो भी नियम कानून उन्हें चलाते हैं, उनकी असल प्रकृति जानना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए व्याख्या शास्त्र यानी कि हर्मेनेटिक्स धीरे धीरे विकसित हुआ। इसने धर्म को पीछे छोड़कर नहीं, अपितु इससे भी आगे बढ़कर कानून के अध्ययन यानी कि फील्ड ऑफ लॉ के क्षेत्र में अपनी जगह बनाई। धार्मिक ग्रंथों के इंटरप्रिटेशन के लिए जो कला या विज्ञान विकसित हुए, उन्हीं का प्रयोग उन चीजों की व्याख्या के लिए किया जाने लगा जिनका अर्थ समझना अब धर्म जितना ही महत्वपूर्ण हो गया था, जैसे कि कानून क्या है और इसकी व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। कानून के क्षेत्र में हर्मेनेटिक्स आज भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए,
आज संविधान को समझने के लिए हमारे पास क्या आधार हैं? हम इसके लिए अलग से एक विषय संविधान की व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। इससे जुड़े बहुत सारे विवाद भी हैं। कानून की पढ़ाई के दौरान इन सारे विवादास्पद मुद्दों की तह तक पहुंचने के लिए विद्यार्थी अलग अलग अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करते हैं। हर्मेन्यूटिक्स यहाँ उस चरण में पहुंच गया है जहाँ किसी भी चीज का अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर वहाँ जहाँ लोग यह मानते हैं कि अर्थ को समझना आसान नहीं है। अभी तक हमने लिटरेचर की कोई भी बात यहाँ नहीं की है। सच्चाई यह है कि अंग्रेजी साहित्य के अर्ली मॉडर्न पीरियड के समय तक तथा लगभग पूरे 18th सेंचुरी के दौरान लिटरेचर की दुनिया के लिए किसी हर्मेन्यूटिक्स की कला या विज्ञान का विकास नहीं हो पाया था। यहाँ आप 18th सेंचुरी के उन लेखकों के बारे में जरा सोचिए जिनके बारे में आप अब तक पढ़ते आए थे। यह काफी इंटरेस्टिंग है कि वे सभी अर्थों को बिना किसी प्रमाण के सही मान लिया करते थे। उदाहरण के लिए अलेक्जेंडर पोप या जॉनसन जब साहित्य की प्रकृति के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं, उनकी चिंता इसके इंटरप्रिटेशन को लेकर नहीं बल्कि इसके इवैल्यूएशन तथा विभिन्न सिद्धांतों की स्थापना को लेकर होती है। वे मूलतः इथिकल तथा एस्थेटिक यानी कि नैतिक तथा सौंदर्य विषयक प्रश्नों को उठाते हैं। उनकी चिंता इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या को लेकर नहीं होती, क्योंकि उनके लिए अच्छा लेखन वही है जिसमें अर्थ स्वतः स्पष्ट हो, जिसको व्याख्या की जरूरत ही ना पड़े तथा जिसके पास स्वाभाविक रूप से अर्थ की पारदर्शिता हो यानी कि मीनिंग की ट्रांसपेरेंसी हो। वास्तव में इस पूरी अवधि के दौरान नाटककार नाटक के उपक्षेप लिखने में व्यस्त थे, जिनमें वे दूसरे नाटककारों के लेखन में मौजूद अर्थों की अस्पष्टता को लेकर भर्त्सना में मशगूल रहा करते थे। दूसरे अर्थों में भर्त्सना यानी कि क्रिटिसिज्म के पीछे की मूल वजह थी इंटरप्रिटेशन की जरूरत। उदाहरण के तौर पर मुझे नहीं पता कि फला नाटककार कैसे मेटाफोर्स का प्रयोग करता है। क्या फला नाटककार यह जानता भी है कि मेटाफोर होते क्या हैं? फला नाटककार रूपक के नाम पर बस गलतियां ही किए जा रहा है। कोई उस नाटककार की रचनाओं को समझ भी सकता है क्या? 18th सेंचुरी के दौरान इंटरप्रिटेशन बस लिटरेचर की पढ़ाई के दायरे से ही बाहर नहीं था, बल्कि यह भी समझा जाता था कि साहित्य में जो कुछ भी वैल्यू की चीजें हैं यानी कि मूल्य की चीजें हैं, वहाँ इंटरप्रिटेशन के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर साहित्य की किसी कृति को व्याख्या की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब उस साहित्य कृति का अपना कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे जैसे 18th सेंचुरी अपने समापन की ओर बढ़ी, रोमांटिसिज्म के उदय के साथ साथ एक कल्ट ऑफ जीनियस यानी कि विशिष्ट व्यक्ति पूजा का दौर आया, जहां यह माना जाता था कि साहित्यिक कृतियां लेखक के असाधारण मानसिक तीक्ष्णता यानी कि एक्यूटी तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि यानी कि स्पिरिचुअल इंसाइट की देन होती है, और साहित्य के बारे में जो भी समझने लायक है वह है इसके उत्पादन का वैशिष्ट्य। अच्छी बात है, लेकिन अगर बात यहाँ विशिष्ट व्यक्ति पूजा यानी कि कल्ट ऑफ जीनियस की है, तो आपने शायद समझ ही लिया होगा कि परिणाम क्या होने वाला है। रोमांटिसिज्म के इस दौर में एक लेखक डिवाइन स्टेटस यानी कि दैवीय स्थान प्राप्त कर चुका होता है। आपको शायद याद होगा कि 18th सेंचुरी के पुनर्जागरण के दौरान वेस्टर्न सिविलाइजेशन में सेक्युलरिज्म को बढ़ावा मिला था। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता। किसी एक तरह से रोमांटिसिज्म तथा इसके लिए जो भी मुद्दे महत्वपूर्ण थे उनसे संबद्ध पुस्तकों को नॉर्थरॉप फ्राई ने सेक्युलर स्क्रिप्चर्स कहा है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष धार्मिक ग्रंथ। दूसरे शब्दों में साहित्य की दुनिया में रोमांटिसिज्म वह दौर था जब अर्थ को समझना विशेष रूप से काफी जटिल हो गया, क्योंकि यहाँ लेखन गंभीर तौर पर व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव हो गया था तथा अब इसका साझा मूल्यों यानी कि शेयर्ड वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं था।
साहित्य का महत्व या इसे समझना किस प्रकार से बेहद जरूरी है, इस बात की समझ भी इस दौरान लोगों में विकसित होने लगी थी, क्योंकि काफी लोगों के लिए साहित्य यानी कि लिटरेचर आंशिक तौर पर धर्म का स्थान ग्रहण करने लगा था। इसलिए धर्मनिरपेक्ष धर्म ग्रंथों के उदय के साथ ही यह समझा जाने लगा कि साहित्य में अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जटिल भी, यानी कि कॉम्प्लेक्स भी। इस तरह के मामलों में हर्मेन्यूटिक्स की कला तथा विज्ञान का साहित्य के क्षेत्र में आगमन हुआ। विशेष रूप से रोमांटिक पीरियड के महान धर्मशास्त्री फ्रेडरिक श्लायमाकर ने अपनी जीवन यात्रा को हर्मेन्यूटिक्स के सिद्धांतों को समर्पित किया, जिनका उपयोग जितना धर्म ग्रंथों को समझने के लिए किया जाना था, उतना ही साहित्य की समझ के लिए भी। उन्होंने उस परंपरा की स्थापना की जिसमें यह समझा जाता था कि साहित्य हर्मेन्यूटिक्स का केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट है। विल्हेम डेल्थे ने भी सेंचुरी के एंड तक हर्मेन्यूटिक्स की दिशा में कुछ काम किए। इसके बाद मार्टिन हाइडेगर ने अपने बीइंग एंड टाइम, जो कि 1927 में पब्लिश हुआ था, उसमें हैंस जॉर्ज गार्डमर ने, जो कई मायनों में मार्टिन हाइडेगर के अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स थे या स्टूडेंट कहे जा सकते हैं, उन्होंने कुछ काम किए। लेकिन आज भी इंटरप्रिटेशन का जो ट्रेडिशन चल रहा है, उसके फाउंडर फ्रेडरिक श्लायमाकर को ही माना जाता है, जिन्होंने रोमांटिक पीरियड के दौरान लिटरेचर के फील्ड में काफी काम किए। तो ये थी हर्मेन्यूटिक्स की हिस्ट्री। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि व्याख्या चक्र यानी कि हर्मेन्यूटिक्स साइकिल क्या होता है। धन्यवाद। पिछले लेक्चर में हमने हर्मेन्यूटिक्स के हिस्ट्री की चर्चा की थी। आज के लेक्चर में हम हर्मेन्यूटिक्स सर्कल यानी कि व्याख्या चक्र पर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्रेजुडिस क्या होता है। पूर्वाग्रह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम हाइडेगर तथा गैडमर के व्यू पॉइंट्स को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए कि अभी तक हर्मेन्यूटिक्स यानी कि व्याख्या शास्त्र के जिस ट्रेडिशन की हमने चर्चा की है, उसकी कमियां क्या हो सकती हैं। इसके लिए पहले हम देखेंगे कि हर्मेन्यूटिक्स सर्कल यानी कि व्याख्या चक्र क्या है। असल में यह पाठक यानी कि रीडर तथा पाठ यानी कि टेक्स्ट के बीच का एक संबंध है। हंस जॉर्ज गैडमर के अलावा हर्मेन्यूटिक्स की समझ रखने वाले जो दूसरे विद्वान थे, उनके लिए इसका मतलब था एक पाठक तथा लेखक के बीच का संबंध, जिसमें एक पाठक का उद्देश्य होता था एक लेखक के प्रयोजन को समझना। एरिक डोनाल्ड हर्श इसी ट्रेडिशन के थे। उनके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पाठ एक प्रकार के मध्यस्थता संबंधी दस्तावेज की तरह होता है, जिसमें एक लेखक का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ ऑथर छिपा होता है। लेकिन हंस जॉर्ज गार्डमर तथा उनके ट्रेडिशन के लिए यह एक रीडर तथा टेक्स्ट के बीच का संबंध है, ना कि रीडर तथा ऑथर के बीच का। तो ये चीज क्लियर हो गई। हंस जॉर्ज गार्डमर का जो ट्रेडिशन है, उनके लिए हर्मेन्यूटिक्स रीडर तथा टेक्स्ट के बीच का संबंध है, जबकि एरिक डोनाल्ड हर्श का जो ट्रेडिशन है, उनके लिए हर्मेन्यूटिक्स रीडर तथा ऑथर के बीच का संबंध होता है, और इसमें हम ऑथर के प्रयोजन को समझते हैं। इसे दूसरी तरह से कह सकते हैं कि यह अंशता यानी कि अ पार्ट तथा पूर्णता यानी कि अ होल के बीच का संबंध है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी पाठ पर पहली नजर डालते हैं, तो सबसे पहले हमारा परिचय किसी एक वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस से होता है, और हम उसी आधार पर अपने वर्ल्ड एक्सपीरियंस की मदद से एक विचार बना लेते हैं कि फला पाठ अपने पूर्ण रूप में हमसे आगे क्या कहने जा रहा है। आगे हम इसी विचार को लिए हुए बाकी पाठ को पढ़ते हैं, लेकिन पाठ के जो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, उनके साथ साथ जैसे जैसे हम नया ज्ञान अर्जित करते जाते हैं, हम पुराने अनुभवों को बैकग्राउंड में रखते हुए नए ओपिनियन बनाते चले जाते हैं।
ये प्रायर एक्सपीरियंसेस के आधार पर पोषित विचार तथा प्रेजुडिसेस तथा न्यू नॉलेज के बीच एक पाठक की जो व्यस्तता होती है, व्याख्या परक व्यस्तता होती है, इसमें एक सर्कुलैरिटी होती है। इसे हम प्रेजेंट तथा पास्ट के बीच के संबंध के रूप में भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी अन्य ऐतिहासिक कालखंड में लिखे पाठ को पढ़ेंगे, तब इसकी शुरुआत में हमारे पूर्वाग्रह हमारे प्रेजेंट के एक्सपीरियंसेस के आधार पर बनेंगे। पूर्वाग्रह मतलब प्रेजुडिस। लेकिन जैसे जैसे हम पाठ से परिचित होते जाएंगे, हमारे विचार भी बदलते चले जाएंगे। व्याख्या शास्त्र बस इतिहास की खाई को ही नहीं पाटता है, बल्कि यह सोशल तथा कल्चरल खाइयों को भी पाटने की क्षमता रखता है, यानी कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक खाइयों को भी पाटने की क्षमता रखता है। जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, यानी कि डायलॉग एस्टैब्लिश करते हैं, यह भी इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या की ही एक क्रिया है, जहां हम पहले किसी दूसरे व्यक्ति के वक्तव्य को समझते हैं, फिर हम जो कहना चाहते हैं उस बात से उस समझ का संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि वार्तालाप का परिपथ यानी कि सर्किट खुला रखना होता है, ताकि हम पारस्परिक रूप से समझ सकें कि हम किस विषय को लेकर वार्तालाप कर रहे हैं। हमें यही प्रक्रिया डिफरेंट कल्चर्स के बीच डायलॉग स्थापित करने के लिए भी दोहरानी होती है। इसलिए हमें समझना होगा कि हर्मेन्यूटिक्स यानी कि व्याख्या शास्त्र अनिवार्य रूप से इतिहास के डिफरेंट पीरियड्स का मिलना मात्र ही नहीं है, बल्कि हैंस जॉर्ज गार्डमर के शब्दों में यह डिफरेंट कल्चर्स, सोशल एवं इंटरपर्सनल होराइजन का मीटिंग पॉइंट भी है। आइए देखते हैं कि हैंस जॉर्ज गार्डमर इस विषय में और क्या कहते हैं। वे कहते हैं, वह यानी कि पाठक, पाठ यानी कि टेक्स्ट के शुरुआत में कुछ अर्थों के उजागर होते ही अपने सामने टेक्स्ट के फुल मीनिंग को प्रोजेक्ट करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि किसी खास अर्थ को ध्यान में रखते हुए वह पाठ को किसी एक्सपेक्टेशन के साथ पढ़ रहा होता है। यह फोर प्रोजेक्ट यानी कि अपेक्षित अर्थ जो वास्तविक अर्थ से भिन्न होता है, पाठ को पढ़ने के क्रम में उजागर होने वाले नए अर्थों के साथ संवाद कर स्वयं को निरंतर रिफाइन या संशोधित करता जाता है, और जो पाठ के अंत में समझ में आता है वही मीनिंग कंप्लीट होता है। वहाँ क्या है, वहाँ क्या है? हंस जॉर्ज गार्डमर जब विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं, तब असल में वो यही सवाल पूछ रहे होते हैं, वहाँ क्या है? दूसरे शब्दों में, एक रीडर के टेक्स्ट के मीनिंग के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश एक तरह से उसकी विषय वस्तु के ऊपर मास्टरी यानी कि स्वामित्व हासिल करने का प्रयास है। रीडर जानना चाहता है कि वहाँ आखिर है क्या, व्हाट्स देयर, यानी कि पुस्तक के विषय वस्तु क्या है। गार्डमर जब कहते हैं व्हाट्स देयर, तब उनका यही आशय होता है। गार्डमर यहाँ पढ़ने की क्रिया की सर्कुलैरिटी के विषय में ही बात कर रहे होते हैं। हमारे दिमाग में यह सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर यह फोर स्ट्रक्चर, फोर प्रोजेक्ट या फोर हैविंग है क्या? क्या हम टेक्स्ट को ऑब्जेक्टिव होकर नहीं पढ़ सकते? दूसरे शब्दों में, क्या यह पूर्वाग्रहों से यानी कि प्रेजुडिसेस से ग्रसित होना नहीं हुआ? अगर हम पाठ की शुरुआत में ही किसी प्रकार की धारणा पाल लें, हम क्यों न इन सारे प्रेजुडिसेस को परे रखकर बस वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश करें? क्या हम किसी प्रकार के प्रेजुडिसेस को मन में रखते हुए किसी पाठ के रियल मीनिंग को जान सकते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो टेक्स्ट का हर पैराग्राफ एक नई तरह के प्रेजुडिस को जन्म देगा। इस तरह की सोच यह इंगित करती है कि हम कभी भी प्रेजुडिसेस यानी कि पूर्व धारणाओं से नहीं उबर सकते, और यह काफी विक्षुब्ध करने वाली बात है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम हाइडेगर और गैडमर के विचारों को देखेंगे।
हाइडेगर तथा गैडमर का मानना है कि अगर ऐसी पूर्व धारणाएं होती भी हैं, तब भी इस चक्र में जाने के दो रास्ते हैं। एक चक्र हमेशा दुष्चक्र नहीं होता, यानी कि विशियस सर्कल नहीं होता, और इसमें जाने का रास्ता कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। आप वास्तव में इस चक्र के अंदर छिपे वास्तविक मीनिंग का पता लगा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, हाइडेगर कहते हैं किसी भी इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या में जिस प्रकार से हम किसी एंटिटी यानी कि वस्तु को समझते हैं, उस समझ को हम अंततः इस वस्तु से ही तो लेंगे, नहीं तो इंटरप्रिटेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस उस वस्तु को उन धारणाओं के पिंजरे में कैद कर देगी जिसका उससे कोई वास्ता ही नहीं है। आप फिर पूछेंगे, जब हमारी लड़ाई यहाँ पूर्व पोषित धारणाओं से है, फिर हम उस वस्तु को वैसे ही कैसे देख सकते हैं? यहाँ मैं आपको एक उदाहरण दूंगी जिससे आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी। 18वीं सेंचुरी में मार्क एकेनसाइड नाम के एक कवि ने एक लंबी कविता लिखी, द प्लेजर ऑफ द इमेजिनेशन। इस कविता में एक पंक्ति है, द ग्रेट क्रिएटर रेज हिज प्लास्टिक आर्म। अब हम आज अगर उस पंक्ति को पढ़ेंगे तो पूरे विश्वास के साथ यही सोचेंगे कि हो सकता है उस क्रिएटर, कोट अनकोट क्रिएटर, का वह एक प्रोस्थेटिक लिम्ब है जो उसने उठाकर रखा है, और उस पंक्ति का अर्थ वास्तव में यही है। लेकिन हमें अगर जरा भी इस बात का ज्ञान होगा कि जिस हिस्टोरिक हराइजन यानी कि ऐतिहासिक फलक यानी कि 18वीं सदी 18th सेंचुरी में एकेनसाइड वह कविता लिख रहे होते हैं, उस समय कोट अनकोट प्लास्टिक का अर्थ होता था सिन्युअस, पावरफुल, फ्लेक्सिबल। और उस अवस्था में हम तुरंत ही समझ जाते हैं कि एकेनसाइड क्या कहना चाहते हैं, और हमारे लिए अब अर्थ बिल्कुल साफ हो जाता है। और वह अर्थ है, उस महान क्रिएटर ने अपना शक्तिशाली तथा नम्य यानी कि फ्लेक्सिबल हाथ उठाया। तो हमने हर्मेनेटिक सर्कल यानी कि व्याख्या चक्र इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि गुड एंड बैड प्रेजुडिस क्या होता है। पूर्वाग्रह अच्छा तथा बुरा भी हो सकता है, जैसे कि हमने अभी दिए गए एग्जाम्पल में देखा कि अच्छा पूर्वाग्रह वह होता है जहां हमारे ज्ञान चक्षु खुले और विस्तृत होते हैं, जहां हमें पहले से ही पता होता है कि 18th सेंचुरी में प्लास्टिक शब्द का मतलब कुछ और होता था जो आज के उसके अर्थ से सर्वथा भिन्न था। हम उसी अच्छे पूर्वाग्रह यानी कि गुड प्रेजुडिस का इस्तेमाल उस पंक्ति की व्याख्या में करते हैं। हाइडेगर तथा गैडमर के अनुसार हर्मेनेटिक सर्कल यानी कि व्याख्या चक्र के अंदर जाकर अर्थ रूपी मोती निकाल कर लाने का यह एक रचनात्मक तरीका है। फिर बुरा पूर्वाग्रह क्या है? बुरा पूर्वाग्रह वह होता है जहां हम बिना किसी अन्वेषण के सीधे सीधे कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। हम एक क्षण के लिए भी रुककर यह नहीं सोचते कि उस वर्ड से रिलेटेड, उस शब्द से संबंधित एक दूसरा हिस्टोरिकल होराइजन यानी कि ऐतिहासिक फलक भी हो सकता है जहां प्लास्टिक का कोई और अर्थ भी होता होगा। उस अवस्था में हम उस अर्थ को लेकर विचलित भी होने लगते हैं क्योंकि वह हमें रीजनेबल नहीं लगता। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक उपयोगी पूर्वाग्रह तथा एक व्यर्थ के पूर्वाग्रह के बीच क्या बड़ा अंतर होता है और इसका इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस पर क्या असर होता है। तो अगले लेक्चर में हम गुड एंड बैड प्रेजुडिस के कॉन्टेक्स्ट में ही गैडमर की बुक ट्रुथ एंड मेथड को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर ही हम हिस्टोरिसिज्म के ऊपर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। पिछले लेक्चर्स में हमने हर्मेन्यूटिक्स की हिस्ट्री तथा हर्मेन्यूटिक सर्कल यानी कि व्याख्या चक्र को डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में हम गुड एंड बैड प्रेजुडिस को देखेंगे और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम गैडमर की बुक ट्रुथ एंड मेथड की चर्चा करेंगे और साथ ही हिस्टोरिसिज्म की भी चर्चा हम यहाँ करेंगे। जैसा कि आप गैडमर की पुस्तक ट्रुथ एंड मेथड को पढ़कर समझ सकते हैं, जिसमें एक अंतर्निहित संकेत यानी कि इम्प्लिसिट सजेशन है
कि सच तथा प्रक्रिया यानी कि ट्रुथ एंड प्रोसेस के बीच एक डिफरेंस होता है। गैडमर का दूसरे लोगों के इंटरप्रिटेशन के तरीके को लेकर एक ऑब्जेक्शन यह है कि वे यह सोचते हैं कि इंटरप्रिटेशन का एक प्रोसेस होता है, और जिस फंडामेंटल प्रोसेस पर गैडमर यहाँ अटैक कर रहे हैं वह है हिस्टोरिसिज्म। यह हम में से कुछ लोगों के लिए ट्रिकी हो सकता है, पेचीदा हो सकता है, क्योंकि हम आगे न्यू हिस्टोरिसिज्म की थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसका इस हिस्टोरिसिज्म से कोई भी लेना देना नहीं है, जिस पर गैडमर यहाँ अटैक कर रहे हैं। गैडमर का यहाँ हिस्टोरिसिज्म यानी कि इतिहासवाद से मतलब यह है कि यह विश्वास कि आप अपने प्रेजुडिसेस यानी कि पूर्वाग्रहों को टाल सकते हैं, या अपनी वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी को पूर्ण रूप से सेपरेट कर सकते हैं, ताकि आप किसी और काल या जगह या मस्तिष्क की रियलिटी में प्रवेश कर सकें। यही हिस्टोरिसाइजिंग का उद्देश्य होता है, यानी कि इतिहासीकरण का उद्देश्य होता है। गैडमर कहते हैं कि आप यह कर ही नहीं सकते, आप अपने प्रेजुडिसेस को पूरी तरह दरकिनार नहीं कर सकते, और इसलिए आप हिस्टोरिसाइजिंग के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आप स्वयं के बारे में इतना तो समझ सकते हैं कि आप अपने कॉन्शियस स्टेट में किसी एक खास होराइजन यानी कि फलक के अंदर रहकर सोचते हैं, और जब आपका आमना सामना किसी दूसरे फलक से होता है यानी कि दूसरे होराइजन से होता है, तो आपको एक ब्रिज बनाने की जरूरत होती है, आपको एक पुल बनाने की जरूरत होती है, ना कि सीधा सीधा कंक्लूजन पर छलांग मारने की। आपको बीचों बीच की एक जमीन तलाशनी होती है, जिसे हम कॉमन ग्राउंड कह सकते हैं, जिससे आप पता कर सकें कि पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस प्रोसेस को गैडमर होरिज़ोनवर्शनलिज्म का नाम देते हैं। यह एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फलकों यानी कि क्षितिजों को मिलाने वाला, या होराइजन मर्जर। होराइजन मर्जर का प्रोसेस गैडमर के अनुसार इफेक्टिव हिस्ट्री को जन्म देता है, और यहाँ इफेक्टिव हिस्ट्री का मतलब है वैसी हिस्ट्री जो उपयोगी हो, वैसी हिस्ट्री जो हमारे लिए काम करे, ना कि वो जो कि म्यूजियम्स में छिपी बैठी रहे, या हमसे दूर भागे, या हमारी पास्ट से डिस्टेंस को और बढ़ा दे। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि गैडमर कहना चाहते हैं कि हिस्टोरिसिज्म में बहुत कुछ अनैतिक है, बहुत कुछ इथिकल नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ हिस्ट्री को एक नीची नज़र से देखा जाता है, जहाँ की हिस्ट्री बस इंफॉर्मेशन का कलेक्शन भर है। हिस्टोरिसिज्म यानी कि इतिहासवाद हमें कभी भी यह नहीं सुझाता कि अगर हम स्वयं को इतिहास के उन मोमेंट्स से बांधेंगे, उन क्षणों से बांधेंगे, तो इतिहास शायद हमसे वही बात कहेगा जो कि इसे कहना चाहिए, और इस तरह यह हमें सच में कुछ सिखा सकेगा। अब आप में से कोई यहाँ खड़ा होकर अड़ भी सकता है कि आप मुझे अपने जैसे औसत मेधा वाले लोगों के बीच में ना रखें, मैं तो अलग ही विलक्षण प्रतिभा का इंसान हूँ, जो कि अपने प्रेजुडिसेस को अपने से पूरी तरह से पृथक करके ऑब्जेक्टिव होने की क्षमता रखता हूँ, इसलिए मैं हिस्ट्री को पूरा का पूरा वास्तविक अर्थों में समझ सकता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ हाइडेगर कुछ बोलने वाले हैं। हाइडेगर ने अपने बीइंग ऑफ टाइम में हर्मेनेटिक सर्कल का विश्लेषण करते हुए कहा है कि जो वस्तु हमारे सबसे करीब होती है उसमें इंटरप्रिटेशन का एक स्ट्रक्चर अंतर्निहित होता है, और वह इतना फंडामेंटल होता है कि हम उस वस्तु के बारे में उसके बाहर का कुछ नहीं सोच सकते। यह कहना कि आप कुछ देख रहे हैं और आप किसी वस्तु को किस प्रकार से देख रहे हैं, दोनों में एक अंतर है। There is a difference between seeing something and seeing as something. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप किसी जगह खड़े होके कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लिखा दिखता है एग्जिट।
आप तुरंत समझ जाते हैं कि वहां निकलने का एक रास्ता है। अब आप कहेंगे कि आप इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में कोई इंटरप्रिटेशन या व्याख्या नहीं कर रहे या कोई पूर्वानुमान नहीं लगा रहे, और इस प्रकार आप पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ हो रहे हैं। लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि यह आपका भ्रम है, यह आपका इल्यूजन है। आपको कैसे पता है कि वह एक साइन बोर्ड है जिस पर एग्जिट लिखा है? देखना आपको एक सहज प्रक्रिया लग सकती है, एक सिंपल प्रोसेस लग सकता है, लेकिन इसमें ना जाने कितने ही प्रकार के प्रेजुडिसेस समाहित हैं। हाइडेगर कहते हैं कि यह पूरी तरह से असंभव है कि आप पूरी तरह से प्रेजुडिसेस से फ्री हो पाए। हम किसी भी वस्तु को जब देखते हैं उसके विषय में हमें पहले से ही पता होता है। उस समय कोई एक्टिव कॉन्शियसनेस या सक्रिय चेतना काम नहीं करती। उल्टा यह सोचना ज्यादा मुश्किल है कि आप जो देख रहे हैं वह असल में एक साइन बोर्ड नहीं है और जो लिखा है वह एग्जिट नहीं कुछ और है। हाइडेगर कहते हैं कि आपके लिए यह कल्पना करना काफी रोचक रहेगा कि क्या यह भी संभव हो सकता है जहां हम किसी वस्तु को बस देखें लेकिन उस वस्तु की तरह नहीं देखें। हम हमेशा किसी वस्तु को किसी रूप में पहले से जानते हैं और यह व्याख्या की एक प्रक्रिया है जो कि पूर्व ज्ञान से व्युत्पन्न यानी कि प्रायर नॉलेज से डिराइव्ड होती है। यह एक प्योर डिराइव्ड इंटेलेक्चुअल एक्ट है और यहाँ कुछ भी प्रिमोर्डियल यानी कि मौलिक या प्रारंभिक नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि आपके प्रेजुडिसेस हमेशा सही होते हैं। यहाँ बस यही समझना है कि हम इस तथ्य या फैक्ट से नहीं भाग सकते कि मस्तिष्क की पहली, दूसरी या आखिरी नहीं, पहली प्रवृत्ति ही हर्मेन्यूटिक यानी कि व्याख्या परक होती है। हम हमेशा ही किसी वस्तु को किसी वस्तु की तरह देखते हैं और यह इंटरप्रिटेशन का ही एक प्रोसेस है। इस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को समझना तो सरल है, आसान है, परंतु उसे ना समझना ज्यादा कठिन कार्य है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह समझ कितनी गलत या सही है। समझ एक पिंजड़ा है, एक कैद है। हाइडेगर कहते हैं कि कितना ही अच्छा हो अगर हमें कुछ समझना ही ना पड़े और हम किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु की तरह ना देखें। हाइडेगर कहते हैं कि सोच के ऐसे मोमेंट को पाना अगर इम्पॉसिबल नहीं है फिर भी काफी मुश्किल है। इसलिए हाइडेगर कहते हैं कि हमें एक इंटरप्रेटर यानी कि व्याख्याकार के तौर पर प्री कॉन्सेप्शंस यानी कि पूर्व धारणा तथा फोर अंडरस्टैंडिंग यानी कि पूर्व समझ के साथ काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम प्रेजुडिस शब्द का क्या करें, जो कि अपने आप में समस्यात्मक यानी कि प्रॉब्लमेटिक शब्द है, क्योंकि हमें पता है प्रेजुडिस बुरा होता है। लेकिन यहाँ गैडमर इसको लेकर थोड़े क्षमाशील या एपोलोजेटिक हो जाते हैं और वे इसके लिए उचित व्युत्पत्ति विज्ञान या एप्रोप्रिएट एटिमोलॉजीज की तलाश में लग जाते हैं और इसे वे पूर्व निर्णय यानी कि प्री जजमेंट या प्राथमिक निर्णय यानी कि प्रायर जजमेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे कानूनी अदालतों यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ में निर्णय या वर्डिक्ट देते समय इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गैडमर के लिए ये कोई वल्गर प्रेजुडिस नहीं है, बल्कि इसे हम पूर्वाग्रह के विरुद्ध पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडिस अगेंस्ट प्रेजुडिस कह सकते हैं। वे सोचते हैं कि हम इसे अपनाकर अपनी सोच को ऑब्जेक्टिव यानी कि निष्पक्ष बना सकते हैं, लेकिन फिर भी पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडिस तो अच्छी चीज नहीं होती। हमें पता है कि ये सही नहीं है। हमें पता है कि हिस्ट्री तथा ह्यूमन सोसाइटी में इस वर्ड ने क्या क्या कारनामे दिखाए हैं, फिर हम इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? यह करना काफी प्रॉब्लमेटिक होगा। गैडमर जो कुछ अपने एस्से में यहाँ कह रहे हैं वह वास्तव में एक एक्टिव इंटेलेक्चुअल कंजर्वेटिज्म यानी कि सक्रिय बौद्धिक अपरिवर्तनवाद है। हमें यह स्वीकार करना होगा
उनके एस्से का वह पूरा सेक्शन जहाँ वे क्लासिसिज्म की बात करते हैं, उसे पढ़कर आप कहेंगे कि क्या ये डाइग्रेशन या विषयांतर नहीं है? आखिर वे क्लासिसिज्म में क्यों इतनी रुचि दिखा रहे हैं? उस एस्से के इस पूरे सेक्शन में वे क्लासिसिज्म की बात करते हैं और बाद में वे उसे परंपरा यानी कि ट्रेडिशन की संज्ञा दे देते हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि हम होराइजन्स को प्रभावी ढंग से या इफेक्टिवली मिला नहीं सकते जब तक कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके साथ हमारे पास काफी ब्रॉड तथा एक्सटेंसिव कॉमन ग्राउंड ना हो। गैडमर के लिए क्लासिसिज्म या जिसे वे बाद में परंपरा कहते हैं, उसके बारे में विशिष्ट बात यह है कि यह वह चीज है जिसे हम आपस में बांट सकते हैं। वे तर्क करते हैं कि क्लासिसिज्म केवल अपने हिस्टोरिकल मोमेंट से ही नहीं संवाद स्थापित करता, बल्कि यह टाइमलेस यानी कि कालजयी या अमर होता है तथा यह हम सभी से डिफरेंट लेवल्स पर संवाद स्थापित कर सकता है। इस तरह से यह अपने सत्य बोलने के दावे को प्रॉफर या निवेदित करता है। अच्छी बात है। इस तरह से आप वास्तव में एक बौद्धिक अपरिवर्तनवादी मानदंडों यानी कि इंटेलेक्चुअली कंजर्वेटिव कैनन पर खरे उतरते हैं। हो सकता है कि हर्मेन्यूटिक्स यानी कि व्याख्या शास्त्र के दूसरे सिद्धांत इनोवेशन यानी कि नवाचार या नयापन यानी कि नॉवेल्टी या मतभेद यानी कि डिफरेंस पर ज्यादा ध्यान दें आपकी अपेक्षा, लेकिन हमें यह डाउट है कि जहाँ तक किसी पाठ को लेकर लोगों की समझ का सवाल है, वहाँ एक कॉमन ग्राउंड या समान पृष्ठभूमि या मतैक्य का मसला तो है। सब ठीक है, लेकिन क्या यह वह स्थिति नहीं है जहाँ प्रिजुडिसेस का बुरा स्वरूप भी सामने आता है? उदाहरण के लिए गैडमर की परंपरा के ही कई महान व्यक्तियों ने किसी समय दास प्रथा यानी कि स्लेवरी को पूरी तरह से एप्रोप्रिएट तथा नेचुरल ठहराया था। वही ट्रेडिशन जिसे गैडमर क्लासिकल या क्लासिकल एंटीक्विटी कहते हैं। कई मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स ने भी कभी दास प्रथा या स्लेवरी को लेकर प्रश्न नहीं किया है। स्लेवरी क्लासिकल कल्चर का एक पहलू था जिसके अपने बचाव थे, अपने डिफेंसेस थे। गैडमर इसके बारे में स्वाभाविक तौर पर बात नहीं करते, लेकिन यह प्रिजुडिस का ही एक पहलू है जिसे हम ट्रेडिशन से जोड़कर देख सकते हैं। इस सिचुएशन में अगर कोई आगे बढ़कर क्रिटिसिज्म की हिम्मत ना रखे तो यह आपसी समझ या शेयरिंग खतरनाक भी हो सकती है। गैडमर की व्याख्यात्मक योजना या हर्मेनेटिक प्रोजेक्ट में यही एक जोखिम है। इसका कतई यह मतलब नहीं है कि गैडमर स्लेवरी या ऐसी ही किसी और प्रथा के पक्षधर थे। अगर हम हर्मेनेटिक्स को सीधी तौर पर समझें तो इसका मतलब प्री कंसेप्शन यानी कि पूर्वानुमान होगा जिससे कि बचा नहीं जा सकता, और हम फिलोसफिकली इसे समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी यह बुरा रूप भी ले सकता है। इसलिए अगर हम गैडमर की इस व्याख्या से सहमत होते हैं तो हमें मानकर चलना होगा कि हम पूर्वाग्रहों के साथ जीने के लिए बाध्य हैं। इसलिए यह तकलीफदेह है और यह और भी कई कारणों से कष्टकर है। तो इस समस्या का समाधान हम अगले लेक्चर में ईडी हर्श में ढूंढेंगे और हम ईडी हर्श तथा गैडमर की पोजीशंस को वहां कंपेयर करेंगे। धन्यवाद। हमने पिछले लेक्चर्स में हर्मेनेटिक्स की हिस्ट्री, हर्मेनेटिक्स सर्कल, गुड एंड बैड प्रेजुडिस, हिस्टोरिसिज्म वगैरह को हर्मेनेटिक्स के टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में हम एरिक डोनाल्ड हिर्श को डिस्कस करेंगे, जो कि हाइडेगर तथा गैडमर की परंपरा से अलग सोच रखने वाले हैं। पिछले लेख में हमने अंत में यह डिस्कस किया था कि कैसे गैडमर की व्याख्या के अनुसार हमें यह मानकर चलना होगा कि पूर्वाग्रहों या प्री कॉन्सेप्शंस या प्रिजुडिसेस के साथ जीना हमारी एक अनिवार्यता है या हमारे लिए एक बाध्यता है, और हमने यह डिस्कस किया था कि कैसे ये काफी तकलीफदेह है और कई कारणों से कष्टकर है। तो हम उसका सॉल्यूशन ईडी हर्श में देखने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम हर्मेनेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में
ईडी हर्श और गैडर्मर के फिलोसफिकल पोजीशंस को आपस में कंपेयर करेंगे। ईडी हर्श को हम सभी इंग्लिश डिक्शनरी के ऑथर के रूप में जानते हैं। ये जब लिटरेरी थ्योरी फ्लॉरिश हो रही थी, उस समय के इंटेलेक्चुअल राइट यानी कि बौद्धिक अधिकारों के चैंपियन यानी कि समर्थक माने जाते थे। लेकिन कम ही लोग यह जानते होंगे कि ये व्याख्या शास्त्र यानी कि हर्मेनेटिक्स को लेकर भी काफी गंभीर थे और गैडमर के साथ हर्मेनेटिक्स के सिद्धांतों को लेकर आजीवन इनका टकराव रहा था, वैचारिक टकराव। दोनों के विचारों का आज आपसी मेल कराना लगभग एक असंभव कार्य लगता है। गैडमर तथा ईडी हर्श दोनों ही आज व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक विकल्प या चॉइस प्रस्तुत करते नजर आते हैं। उदाहरण के लिए गैडमर अपने निबंध में हिस्टोरिसिज्म पर अटैक करते हुए कहते हैं, कोई पाठ यानी कि कोई टेक्स्ट जिसे इतिहास के चश्मे से समझा जाता है, वह सत्य होने का दावा नहीं कर सकता। हमें लगता है कि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पास्ट को समझ पा रहे हैं। हम अपने आप को उस स्थिति में रखकर उस हिस्टोरिकल होराइजन यानी कि ऐतिहासिक फलक का पुनर्निर्माण करते हैं। यही बात सांस्कृतिक संवाद यानी कि कल्चरल कन्वर्सेशन पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए किसी एक संस्कृति में भोजन के पश्चात डकार लेना मेजबान के लिए एक अभिवादन या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और अगर हमें इसका ज्ञान होता है तो हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। लेकिन यह जो ज्ञान है हमारे लिए बस एक फैक्टॉइड है, और इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम उस फैक्टॉइड के साथ सामंजस्य या तालमेल बैठा रहे हैं। तो यह कोई संवाद या डायलॉग की स्थिति नहीं है, यह केवल अन्यत्व यानी कि अदरनेस का इतिहासीकरण करने जैसा है। इतिहासीकरण मतलब हिस्टोरिसाइजेशन, जहां हम बस किसी भी प्रकार से कोई सूचना ग्रहण करने को उतावले रहते हैं। इसलिए यह केवल पास्ट का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि यह कल्चरल डायलॉग यानी कि सांस्कृतिक संवाद का भी प्रश्न है। इस प्रकार अन्य यानी कि अदर के अन्यत्व यानी कि अदरनेस की एक्सेप्टेबिलिटी या स्वीकार्यता उसे सिर्फ एक वस्तुनिष्ठ ज्ञान यानी कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज की वस्तु या ऑब्जेक्ट बना देती है, जहां ट्रुथ को, सत्य को जान पाने का दावा मौलिक तौर पर सस्पेंड हो जाता है। इसलिए जब भी हम निष्पक्षता या ऑब्जेक्टिविटी के विचार को पालते हैं, तो हम सत्य को जानने के दावे को खो देते हैं। यहाँ हम वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट या अन्यत्व मतलब अदरनेस से सीखने की संभावना का परित्याग करके बस उसे जानने को लेकर उत्सुक होते हैं। यहाँ हम यह नहीं जानना चाहते कि वह वस्तु अपने आप में या अपने लिए क्या है। हम उस वस्तु को अपने लिए नहीं बोलने देते, हम उसकी वॉइस को कर्ब करते हैं। हिश कांट को इन्वोक करते हुए कहते हैं कि कांट ने कहा है कि किसी भी नैतिक क्रिया यानी कि मोरल एक्शन का आधार यह है कि आदमी को एक आदमी के तौर पर ही देखा जाए, ना कि किसी और आदमी के लिए एक औजार या इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। दूसरे शब्दों में, हम अपने आप में ही एक लक्ष्य हैं, ना कि कोई साधन। हम डेस्टिनेशन हैं, ना कि कोई मीन्स। जब तक कि कोई हमारा शोषण या औजारीकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन नहीं करता। हिर्श यहाँ कैंट के इस मानदंड यानी कि स्टैंड का पक्ष ले रहे होते हैं। यह विचार कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी वस्तु या एंटिटी को उसके वास्तविक रूप में जानने के इच्छुक हैं या नहीं, यह उस वस्तु का औजारीकरण करने जैसा ही है। दूसरे शब्दों में, यह उस वस्तु या एंटिटी को अपने लिए इस्तेमाल करने जैसा है। यह वैसी ही स्थिति है जब कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन आप जवाब में नहीं नहीं चीखते हुए अपने दोनों कानों को बंद कर लेते हैं। यहाँ आप
उस दूसरे व्यक्ति को बस अपने लिए इस्तेमाल यानी कि एप्रोप्रिएट कर रहे होते हैं। यही बात आदमी द्वारा बोले गए शब्दों पर भी लागू हो सकती है, क्योंकि एक सामाजिक परिवेश या सोशल डोमेन में बोली एक व्यक्ति का विस्तार यानी कि एक्सटेंशन या अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन ही है। यह बात उस स्थिति में भी लागू होती है जब हम किसी आदमी की आशय यानी कि इंटेंशन को उसके शब्दों के साथ नहीं मिला पाते हैं, और इस प्रकार हम भाषा यानी कि स्पीच की आत्मा को खो देते हैं, जिसका उद्देश्य होता है अर्थ को संप्रेषित यानी कि कन्वे करना तथा यह समझना कि क्या संप्रेषित किया जाना है। गैडमर तथा हिर्श के इस वैचारिक टकराव में हम खुद को एक चौराहे पर पाते हैं, जहां हमें यह पता नहीं चलता कि किस दिशा में जाना सही होगा, क्योंकि हमें सभी रास्ते सही नजर आते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देने योग्य है कि हिर्श यहाँ सत्य को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, राइट। ये केवल अर्थ यानी कि मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। वे सही अर्थ तक पहुंचने की जद्दोजहद को ज्यादा तरजीह देते दिखाई देते हैं, लेकिन यह भी बड़ा मुद्दा है कि वे सत्य के बारे में बात नहीं कर रहे, जिसका जिक्र गैडमर बार बार अपने निबंध में करते हैं। जहां हिर्श के लिए अर्थ यानी कि मीनिंग महत्वपूर्ण है, वहीं गैडमर के लिए मीनिंग का ट्रू होना महत्वपूर्ण है। दोनों के अर्थों यानी कि मीनिंग्स में यही एक विशेष अंतर है। गैडमर पूर्वानुमान यानी कि प्री कंसेप्शन की अनिवार्यता यानी कि इनएस्केपेबिलिटी के अपने विचार को लेकर त्याग करने को तैयार हैं। वे किसी भी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक ठोस अर्थ मतलब एग्जैक्टिट्यूड ऑफ मीनिंग का परित्याग करने के लिए तैयार हैं। वे यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि हमेशा ही हमारी अपनी व्याख्याओं यानी कि इंटरप्रिटेशंस में हम कोट अनकोट हम मौजूद होते हैं, लेकिन यह जो हम है अच्छी चीज है अगर हम अन्यत्व यानी कि अदरनेस के होराइजन यानी कि फलक को लेकर सजग होते हैं, यानी कि जहां प्लास्टिक का मतलब बस पॉलीमर नहीं होता। वहीं हिर्श का मानना है कि हमारी व्याख्याओं में हम बिल्कुल भी नहीं होते, और इसलिए हम सही रूप से तथा निष्पक्ष भाव से किसी अन्य यानी कि अदर का मीनिंग समझ सकते हैं। इस तरह से हम मीनिंग को सही सही जानकर उस अन्य यानी कि अदर का सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ अर्थ को सत्य का सहारा नहीं मिल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिर्श के लिए यह मुद्दा नहीं है कि वह अन्य यानी कि अदर सत्य बोलता है या नहीं, लेकिन उन्हें पढ़ने पर ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि यह उनके द्वारा ली गई दार्शनिक स्थिति यानी कि फिलोसॉफिकल पोजीशन में इम्प्लिसिट नहीं है। हिर्श की ये जो दार्शनिक स्थिति है यहाँ सत्य का त्याग करती हुई नजर आती है। वहीं गैडमर की महानता इस बात को लेकर है कि वे अपने सिद्धांत में सत्य की खोज को लेकर प्रतिबद्ध थे, यानी कि उनके अनुसार अर्थ की खोज तथा सत्य की खोज के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। मीनिंग, अराइविंग एट मीनिंग एंड ट्रुथ, इन तीनों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। गैडमर तथा हिर्श में यही मूलभूत अंतर है जो किसी भी प्रकार के समझौते से परे यानी कि इररिकॉन्सिलेबल है, और यही हमारे लिए विकल्प यानी कि चॉइस का भी सवाल खड़ा होता है। तो हर्मेन्यूटिक्स का लेक्चर यही खत्म होता है। हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इसे रिटन फॉर्म में देखना चाहते हैं, इस लेक्चर को रिटन फॉर्म में एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा हर लेक्चर के नीचे। तो अगले लेक्चर में भी हम गैडमर हिर्श पर एक बार फिर चर्चा करेंगे, जो कि कॉन्फ़िगरेटिव रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में होगा, और साथ ही हम ईसर की भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।